बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 16, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है चैप्टर का। और बेटा आज से जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है इम्पोर्टेंट मतलब पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें से अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन हमें अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअली इस पोर्शन में जो चैप्टर नंबर 16 का है हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को। अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसका जो बिहेवियर है बेसिकली वो हमें तीन जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें उनके थ्रू जो है वो यूज देखना है। वो कौन कौन से हैं जी? एक है रजिस्टर, नंबर 2 इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब ये जो तीनों डिवाइसेस हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 13 में हमने डीसी करंट जो है उसका बिहेवियर देखा है थ्रू आर रजिस्टर जो है। और उसमें हमें पता है कि करंट जब रजिस्टर के थ्रू जो है वो रजिस्टर में से पास करता है तो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है और करंट जो है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूजिंग आर रजिस्टर। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 में जो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो पढ़ेंगे, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो तीनों डिवाइसेस हैं, तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, किसी भी सर्किट में यूज़ होते हैं एज ए करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस। तो हमें जो है वो इन ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर नोट करना है कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से फ्लो करेगा तो उसके करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर होगा, जब वो कैपेसिटर में से फ्लो करेगा तो उसके करंट और जो है वोल्टेज का क्या बिहेवियर होगा, और इंडक्टर में से पास करेगा तब बिहेवियर क्या होगा। तो द करंट एंड वोल्टेजेस इन एसी सर्किट जो है आर कंट्रोल्ड बाय 3 एलिमेंट्स। ये बुक की लाइन है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। So we would study the response of an AC circuit when it is excited by an electrical alternating voltage. सो हमें उस रिस्पॉन्स को चेक करना है कि जब हम एक ऑल्टरनेटिव ईएमएफ का सोर्स जो है वो लगाते हैं एक रेजिस्टर के साथ, एक कैपेसिटर के साथ और एक इंडक्टर के साथ, तो उसका बिहेवियर क्या आता है। लेट्स स्टार्ट जी। पहला जो है जी इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बिहेवियर ऑफ एसी करंट थ्रू अ रेजिस्टर। देखिए ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हम कर चुके हैं, तो सो इट इज सो इजी। देखिए बेटा, सपोज करें कि इफ यू हैव अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मैंने यहाँ बोला प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट कौन सा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस अगर अटैच है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है जी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो, इसको मैं कहूँगा प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। मैंने क्या किया, इसके साथ एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है यहाँ पर अप्लाई किया। ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है या ईएमएफ यहाँ पर मैंने अटैच किया है। लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जो है इसकी जो पोलैरिटी है डेट विल कीप ऑन रिवर्सिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 0 से t/2 जो है वो अगर इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज है तो t/2 से t तक जो है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और उसमें जो पोलैरिटी है डेट विल कीप ऑन रिवर्सिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा जी, अब हम देखना है कि इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो उनका आपस में जो है वो क्या जो है वो फेज़ रिलेशनशिप है और उनकी हमने वेक्टर डायग्राम को डिस्कस करना है। देखिए बेटा, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं आमतौर पर जब भी हमने बिहेवियर नोट करना है ऑल्टरनेटिंग करंट का और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। वो कैसे, एक तो हमने उन दोनों का जो है वो फेज़ देखना है, फेज़ डिफरेंस, और दूसरी वेक्टर डायग्राम को डिस्कस करना है। जैसे देखें कि ये प्योर रेजिस्टर सर्किट है, हमें पता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है।
वेयर वी नॉट जो है यहाँ पर उसकी कौन सी है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज वी नॉट एंड द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर जो है इज गिवन बाय द ओहम्स लॉ, वो हमें पता है इज इक्वल टू क्या होता है वी बाय आर। सो अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर दूँ आई वी यहाँ पर या यहाँ से जो है वो करंट की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, सॉरी यहाँ से हमें करना था वी इज इक्वल टू आई आर। सो दोनों साइड पे अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी, इस साइड पे भी जो है ये वी नॉट है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा वी नॉट आर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए कि हमने ना यहाँ वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू जो कि क्या होता है, हम इसको कहते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो है v इज इक्वल टू आई आर, तो हमने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे v जो है इसकी जगह भी आई आर पुट कर दिया और v नॉट जो है उसकी जगह वी नॉट आर आई नॉट आर सॉरी पुट करना था, v इज इक्वल टू आई नॉट आर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थी v उसकी जगह आई आर पुट कर दिया, v नॉट की जगह आई नॉट आर पुट कर दिया, तो अब यू कैन सी दैट के जो है यहाँ से आर आर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो है वोल्टेज और करंट दोनों की इक्वेशन जो है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है और वोल्टेज है, और ये इक्वेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर आप देख सकें ये भी एज ए फंक्शन ऑफ साइन वेरी कर रहा है एज ए, और यहाँ भी करंट जो है ये भी एज ए फंक्शन ऑफ साइन जो है वेरिंग विद टाइम है। इसका मतलब है दोनों जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने लास्ट टाइम जो है लेक्चर 1 में जैसे फेज डिस्कस किए थे, तो साइन ऑफ ओमेगा टी ये भी साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो साइन जीरो जीरो इट मीन्स वोल्टेज भी जीरो होगी एट द फेज ऑफ जीरो और करंट भी जीरो होगा, ठीक है जी। एट द एंगल ऑफ पाई बाई टू साइन पाई बाई टू साइन 90 होता है, तो वो 1 होता है, इसका मतलब है वोल्टेज मैक्सिमम होती है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। सो अब हम देखते हैं कि इस दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो है इनकी फेज डायग्राम जो है वो क्या बन रही है। तो इनकी फेज डायग्राम देखें तो ये बन रही है, मतलब ये है, मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए लेट से कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट, लेट से कि ये मैंने करंट के लिए इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन थी आई इज इक्वल आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन क्या है वी इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा टी। अब देखें करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगी, क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों एज अ फंक्शन ऑफ साइन वेरी कर रहे हैं। अब अगर वो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ मैं इसको ब्लू से इसलिए शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। और अगर जो है यहाँ पे फिर करंट जीरो गेन हो गया, वोल्टेज भी जीरो हो जाएगी, और फिर करंट मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी, और देन अगेन करंट भी जीरो वोल्टेज भी जीरो। इट मीन्स के यहाँ पे ब्लू मैंने जो कर्व ड्रॉ किया ये वोल्टेज का है, और जो है रेड वाला करंट का है। सो दोनों जो है वो हम यहाँ कहेंगे कि बोथ आर इन फेज। सो करंट जीरो वोल्टेज भी जीरो, यहाँ वोल्टेज जीरो है करंट भी जीरो है, वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, देन वोल्टेज जीरो नेक्स्ट फेज के ऊपर करंट भी जीरो और वोल्टेज मैक्सिमम, देन अगेन जो है वो करंट मैक्सिमम। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ बोथ वोल्टेज एंड करंट जो है वो क्या है इन फेज है। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू a resistor, we can say that कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो ये देखिए अगर इन फेज है तो दोनों को जो है वो हम सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। सो इन दोनों में एंगल देखें ना, इन ये दो कर्व है, हमें इस दोनों कर्व में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है जीरो। सो वेक्टर डायग्राम जो है वो उनकी ये बनेगी, तो दोनों को हम सेम डायरेक्शन में हमने ना ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब है वोल्टेज एंड करंट जो है आर इन फेज। सो इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ठीक है जी। अच्छा ये वाली जो डायग्राम है ये इसकी कौन सी डायग्राम है, फेज डायग्राम, और ये वाली जो डायग्राम है ये कौन सी है, वेक्टर डायग्राम। तो इसको बोलते हैं, ये वाली जो डायग्राम है इसको बोलते हैं फेज डायग्राम,
फेज डायग्राम, और ये वाली जो है बेटा ये कौन सी है, इसकी वेक्टर डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अब अगेन मैं रिपीट कर दूं, सिंपल है जी कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करंट थ्रू आर रजिस्टर। हम कह सकते हैं कि जो कि वोल्टेज एंड करंट जो है बोथ आर वेरिंग विद एज अ फंक्शन ऑफ साइन विद टाइम, इट मीन्स कि दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट्स की अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो याद ये रखना है कि जो पावर के जो फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू जो है वो आई स्क्वेयर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, ये जो पावर के तीनों फॉर्मूले हैं, दीज आर एप्लीकेबल ओनली, कहता है दीज इक्वेशन जो है एप्लीकेबल ओनली व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो याद रखना है कि अगर वोल्टेज एंड करंट इन फेज हो गई, जैसे कि ये है, देखें फेज डिफरेंस में जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये सिंपल फार्मूले जो कि हम डीसी सर्किट्स में यूज़ करते थे चैप्टर नंबर 13 में जो पढ़े थे, वो यहाँ भी अप्लाई हो सकते हैं। यानी पावर अगर हमें यहाँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाइंड करनी है पावर डिसिपेशन, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी आई वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर ओवर आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी एसी सर्किट में यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में ये फार्मूले सिर्फ उसी वक्त यूज़ हो सकते हैं जब करंट और वोल्टेज क्या हों, इन फेज। तो अगर करंट और वोल्टेज आर इन फेज देन दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल, अदरवाइज इनका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला फार्मूला जो है, ये वाले तीनों फार्मूले प्योर कैपेसिटर सर्किट में यूज़ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं है। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है जी एसी थ्रू आ कैपेसिटर। आमतौर पर लाहौर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसी थ्रू आ कैपेसिटर जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो इसको अभी हमें डिस्कस करना है, एसी थ्रू आ कैपेसिटर। अब हमें देखना है, पहला तो हमने देखा रजिस्टर के थ्रू जो है ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम कहते हैं वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बोथ आर इन फेज, इन फेज, और हमें इन फेज हैं तो उनकी जो वेक्टर डायग्राम है उनके दरमियान हम कहते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू कैसा है, लेकिन उसमें उससे सबसे पहले जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए जी कैपेसिटर जो है उसकी हमारे पास प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की लेट से बात कर लेते हैं, और उन प्लेट्स के इन बिटवीन जो है वो क्या होता है, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के इन बिटवीन वैक्यूम होता है या एयर है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। सो अगर हम यहाँ पर इसके साथ कोई डीसी सोर्स लगाते हैं, लेट्स से कि मैं इसके साथ जो है एक डीसी सोर्स लगाता हूँ, और डीसी सोर्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसके साथ एक बल्ब अटैच कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक बल्ब अटैच किया है। तो अब देखें कि ये जो बल्ब है ये कंटिन्यूसली ग्लो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है। क्यों ओपन सर्किट है? क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता। अगर और करें तो यहाँ पर आके करंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर है। सो इट मीन्स कि ये ब्लॉक हो गया। सो जो अगर हम किसी कैपेसिटर को डीसी सप्लाई देते हैं, डायरेक्ट करंट की सप्लाई देते हैं, उससे जो है वो चार्ज तो हो जाता है, यानी उससे उसकी चार्जिंग हो जाएगी। जो प्लेट पॉजिटिव के साथ अटैच है वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये इसमें से कंटिन्यूसली करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर है। अच्छा, अब देखिए दो लाइंस यहाँ लिखी हैं, और आपकी बुक के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पूरा आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि कैपेसिटर जो है इट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, किस करंट के लिए? डायरेक्ट करंट के लिए। लेकिन डायरेक्ट करंट जो है वो चार्जिंग के लिए यूज हो सकता है। कैपेसिटर को अगर चार्ज करना हो तो हम डायरेक्ट करंट यूज कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता, वजह चूंकि दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इट बिहेव लाइक अ क्लोज सर्किट, किसके लिए? फॉर एसी करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर में से पास कर सकता है। अगर आसान लफ्जों में कहें तो हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट कैन पास थ्रू द कैपेसिटर, बट डीसी करंट जो है वो कंटिन्यूसली पास नहीं कर सकता कैपेसिटर की प्लेट्स में से। इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने से डीसी करंट तो हमें ये तो इजीली समझ आ रहा है पास नहीं कर सकता, लेकिन हाउ एन ऑल्टरनेटिंग करंट कैन पास थ्रू अ कैपेसिटर,
ठीक है, कंटिन्यूसली कैसे फ्लो कर सकता है। बुक में जो है वो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या है, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने देखें यहाँ पर ना एक हम ले लेते हैं जी, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक सोर्स, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमने एक सोर्स यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक सोर्स यहाँ पे ले लिया। ये जो है वो हमने बेसिकली यहाँ लगाया है एक बल्ब, ताकि हम देख सकें कि क्या कैपेसिटर जो है उसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये हमने कैपेसिटर ले लिया है। जो ही आप स्विच जो है वो क्लोज करेंगे, आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। अब बल्ब लाइट इन हो गया। अब बल्ब लाइट इन हो गया और कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जो है वो इसमें सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। अब ऐसा कैसे होता है कि जी यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूसली, चूंकि हालांकि मैंने अभी बताया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के इन बिटवीन यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, लेकिन फिर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है करंट कैसे फ्लो कर रहा है। असल में होता ये है कि देखें, फर्स्ट हाफ के लिए सपोज करें, मैं इसको कह देता हूँ 0 से t/2। तो फर्स्ट हाफ के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कुछ इस तरह से है, 0 से t/2, यानी फर्स्ट हाफ। अब देखिए ना, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट ने अपनी पोलैरिटी को चेंज करना है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। सो 0 से t/2 जो है वो, लेट्स से कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव रहती है और ये वाली प्लेट क्या रहती है, नेगेटिव। तो होना क्या है कि ये वाली जो प्लेट पॉजिटिव के साथ अटैच है उसने पॉजिटिवली चार्ज हो जाना है, जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसने नेगेटिवली चार्ज हो जाना है। इसका मतलब है, यहाँ आ रहा है वर्ड लिखा हुआ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे, इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे, मतलब दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स जो है वो चार्ज हो जाएंगी। तो फर्स्ट हाफ में जो है वो दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स जो है वो फुली क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएंगी फर्स्ट हाफ में। तो टी से 0 से लेकर t/2 तक जो है दोनों प्लेट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट हाफ में जो है वो बेसिकली क्या हो रही है, चार्जिंग, यानी कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हाफ आ गया। नेक्स्ट हाफ कौन सा है, 0 t/2 से लेकर टी तक। तो पोलैरिटी रिवर्स हो जानी है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था फर्स्ट हाफ में, अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि अब जो सेकंड हाफ होगा उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें पहले हाफ में चार्जिंग हुई थी, तो नेक्स्ट हाफ में जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। इस हाफ में जो है वो डिस्चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हम कोई कैपेसिटर किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में लगाते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में लगाते हैं, यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो वो कंटिन्यूसली चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रहा होता है। फर्स्ट हाफ में चार्ज हो जाता है, नेक्स्ट हाफ में जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। इसका मतलब है कि सर्किट में कंटिन्यूसली करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। देखें कैसे, बल्ब में से वो कंटिन्यू करंट फ्लो करेगा ना। फर्स्ट हाफ में ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो बल्ब में से करंट पास किया और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स क्या होगी, चार्ज होगी। नेक्स्ट ही हाफ में जो ही पोलैरिटी रिवर्स होगी, यहाँ पोलैरिटी अगर रिवर्स हुई है, करंट ने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। अब करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो अब देखें कैसे आएगा करंट जो है, अब क्या होगी, डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो दोबारा से करंट जो है उसमें फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट हाफ में अगर जो है वो चार्जिंग हो रही है, तो नेक्स्ट हाफ में डिस्चार्जिंग। तो बल्ब में से बल्ब को कंटिन्यूसली करंट मिल रहा है वाइल इट इज चार्जिंग। तब भी अल्टरनेटिंग सोर्स ईएमएफ जो उसको करंट फ्लो जा रहा है इसमें से, बल्ब में से पास करके कैपेसिटर की तरफ जा रहा है। और जब डिस्चार्जिंग होगी तब भी जो है वो इस बल्ब में से करंट पास होता हुआ जाएगा। इट मीन्स कि ये बिहेव करता है एज ए क्लोज सर्किट, लेकिन किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट ये है कि फर्स्ट हाफ में, अब बड़ा सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं कि कोई कैपेसिटर अगर किसी जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के साथ हम सर्किट में लगा दें, तो वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चार्ज एंड डिस्चार्ज। फर्स्ट हाफ के लिए क्या होती है, चार्जिंग। ये फर्स्ट हाफ है चार्जिंग, और नेक्स्ट जो है वो सेकंड हाफ के लिए क्या होगी, डिस्चार्जिंग। इसका मतलब है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम पाकिस्तान में जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, सो इट मीन्स कि कैपेसिटर जो है वो 50 टाइम्स चार्ज और 50 टाइम डिस्चार्ज हो जाएगा इन 1 सेकेंड। सो बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कैपेसिटर जो है वो हमने देख लिया कि ये इसमें से ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, और इसमें से कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर सकता है। अब हम जो है एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है वो सपोज करते हैं, और सपोज करने के बाद हम देखते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है उनकी फेज डायग्राम क्या होगी, उनमें फेज कितना होगा, और उनकी वेक्टर डायग्राम जो है वो क्या बनेगी।
So very simple, let us consider a pure resistive circuit. It's a pure resistive circuit जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स है। जो ही स्विच क्लोज करेंगे तो इसने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट हाफ में चार्ज होना है, नेक्स्ट हाफ में इसमें डिस्चार्ज होना है। तो इसका मतलब है कि इसमें कंटिन्यूसली करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो कैपेसिटर के लिए जो है वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में कि Q इज इक्वल टू क्या होता है जी, सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी, रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है जी। अब देखिए Q इज इक्वल टू सी, सी यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस, और V क्या है जी, वोल्टेज। तो Q इज इक्वल टू अगर सी वी, आप देखें ना, हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का पता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। और यहाँ अगर मैं कैपेसिटेंस जो है ना, यहाँ पर देखें वोल्टेज की वैल्यू सॉरी पुट कर दूँ, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की मैंने वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या थी, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, तो वह Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 2। तो सिंस कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज जो है वो कह रहा है आर वी नॉट आर कांस्टेंट, यानी सी एंड वी नॉट आर कांस्टेंट, यू कैन सी दैट देयरफॉर क्यू वेरी इन द सेम वे एज अप्लाइड वोल्टेज। तो यू कैन से दैट कि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी एज ए फंक्शन ऑफ साइन जो है वो वेरिंग विद टाइम। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो भी एज ए फंक्शन ऑफ साइन यहाँ वेरी कर रही है, और चार्ज भी एज ए फंक्शन ऑफ साइन वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि वोल्टेज एंड चार्ज जो है वो क्या है, इन फेज है। तो हम इनकी डायग्राम यूँ बना सकते हैं कि ये अगर यहाँ पर वोल्टेज हो तो ये इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, वोल्टेज। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कह रहा हूँ, तो इंस्टेंटेनियस जो है वो चार्ज यहाँ पर जो है वो क्या होगा जी, ये। तो चार्ज जो है वो यहाँ पर, चार्ज की इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी, ये चार्ज की इक्वेशन आ। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये चार्ज है और ये वोल्टेज है, दोनों इन फेज होने का मतलब चार्ज, वोल्टेज जीरो, चार्ज भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, चार्ज भी मैक्सिमम, देन अगेन वोल्टेज जीरो, चार्ज भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, चार्ज भी मैक्सिमम, एंड देन जीरो। तो दोनों क्या है, बोथ आर इन फेज। और वैसे भी सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं, चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। सी यहाँ पर जो है वो कैपेसिटेंस है, और हमने सबसे पहले कैपेसिटर में पढ़ा ही ये था कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज होता है। सो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में भी वोल्टेज एंड चार्ज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि यहाँ हम कहेंगे कि वो इन फेज है। लेकिन हमें जो है बिहेवियर वोल्टेज और चार्ज का नहीं देखना, हमें बिहेवियर नोट करना था वोल्टेज एंड करंट का। तो हम ज़रा उसमें आते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो कि हमें पता है करंट जो है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। करंट जो है, तो क्यू टी कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं, क्यू टी कर्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर हमारे पास जो है वो क्यू टी कर्व हो, देखना डेल्टा क्यू और डेल्टा टी जो है ये है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अगर मेरे पास ये चार्जिंग कर्व, ये चार्ज है, तो इसका अगर मैं स्लोप लूंगा, यानी स्लोप ऑफ जो है वो क्यू टी कर्व जो है वो किसकी वैल्यू देता है, वो करंट की वैल्यू देता है, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी है ना। तो स्लोप जो है, सपोज करें कि यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्यू है और ये वाली क्वांटिटी टी है। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप नोट करूँगा तो ये डेल्टा क्यू आएगा और ये वाली डेल्टा टी आएगा। इट मीन स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व जो है वो किसकी वैल्यू देगा, वो करंट की वैल्यू देगा, क्योंकि डेल्टा क्यू और डेल्टा टी करंट के इक्वल है। अच्छा, अब स्लोप जो है वो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वहाँ से हुआ यहाँ पे कि ये वाला जो कर्व मैंने ड्रॉ किया ये किसका है, ये चार्ज का है, इसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से क्यूटी कर्व है। लेकिन इसका अगर स्लोप देखें, स्लोप नोट करें, तो वो जो है वो देखें जी, स्लोप के लिए यहाँ देखें क्यू ज़ीरो यहाँ पर, लेकिन यहाँ स्लोप जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो जहाँ चार्ज जीरो है वहाँ करंट मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है। स्लोप देखें किसी भी कर्व में, अगर आप यहाँ गौर करें तो स्लोप जो है वो कर्व है ना, तो इसका अगर मैं स्लोप यहाँ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जो है स्लोप कहते हैं 90 को, ये देखें टेंजेंट को, तो यहाँ अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा मैक्सिमम आएगी। या ये ऐसे बना लेते हैं,
अब देखें कि ये कर्व है, तो यहाँ पर जो है वो टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करूंगा तो मैक्सिमम आएगी, यहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह से बेंड हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप जो है इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, इसका मतलब है स्लोप मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि क्यू टी कर्व जो है वो हमें करंट की वैल्यू दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब है इस पॉइंट पे आके स्लोप जो है मिनिमम हो जाएगा, इसका मतलब जहाँ चार्ज मैक्सिमम है वहाँ करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जहाँ चार्ज जीरो है वहाँ करंट जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन मैक्सिमम। जहाँ चार्ज मैक्सिमम वहाँ क्या आ जाएगा, करंट जीरो, चूँकि स्लोप जीरो है। और अगेन यहाँ चार्ज जीरो है तो करंट जो है वो अगेन से यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। सो ये पहले आपने डॉट ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ चार्ज जीरो होगा वहाँ करंट मैक्सिमम, जहाँ चार्ज मैक्सिमम होगा वहाँ करंट जीरो। तो ये आप इस तरह से ये कर्व जो है वो ड्रॉ कर लें, ये आपके पास जो है वो यहाँ से कर्व आ जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास करंट का कर्व आ जाएगा, ये चार्ज का कर्व हो गया। अच्छा, हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि चार्ज और वोल्टेज इन फेज हैं, लेकिन करंट और चार्ज जो है वो यहाँ देख सकते हैं कि वो इन फेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों को इकट्ठा ड्रॉ करें, और ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा सिंपल है, फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि चूंकि क्यू टी कर्व जो है इसका स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता है, करंट। अब स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो तो हम इस तरह से नोट कर लेते हैं, लेकिन अगर कर्व लाइन हो तो हम उसके ऊपर कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, तो अब देखें कि लेट से कि मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास लेट से कोई भी कर्व है तो उसका स्लोप कैसे, ये देखें ना, ये एक कर्व है, तो कर्व जो है उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन। और यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पे ये कर्व जो है वो ये इस तरह का है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये आएगी, इसका मतलब है कि स्लोप मैक्सिमम है। जो जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखें ना, टेंजेंट लाइन यूं बनेगी, इसका मतलब है स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर आके स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो इट मीन्स के यहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है वो जीरो होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सेस होगी। इसका मतलब है यहाँ पर जहाँ चार्ज, अब देखें ना, चार्ज जीरो था लेकिन उसका स्लोप मैक्सिमम, इस मीन करंट मैक्सिमम है। इसको इजी वर्ड्स में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यूं है कि जब सर्किट जो है उसको कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, तो पहले उसमें से करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो उसके बाद कैपेसिटर की प्लेट्स जाके चार्ज होंगी। इसका मतलब है करंट कम्स फर्स्ट एंड देन चार्जिंग स्टार्ट होती है। तो करंट जो है जब मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी जीरो से स्टार्ट होकर वो मैक्सिमम तक चला जाएगा। ठीक है, देन जो ही चार्जिंग मैक्सिमम उसकी हो जाती है तो उस वक्त करंट जीरो हो जाता है, फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, और सारा जो चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, कैपेसिटर के पास। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट जो है और चार्ज इन फेज नहीं है, करंट लीड कर रहा है किसको, चार्ज को, कितने एंगल से, बाय पाई बाय टू एंगल से यहाँ पर लीड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर ये चार्ज को लीड कर रहा है तो ज़ाहिर वोल्टेज को भी लीड करेगा, क्योंकि वोल्टेज और चार्ज क्या थे, इन फेज थे। सो इनकी ना एक साथ डायग्राम ज़रा देखते हैं कि इकट्ठी इनकी डायग्राम जो है वो जो बुक में बनी हो ये है। सो देखें यहाँ पर चार्ज जो है, जहाँ पर चार्ज ज़ीरो है वहाँ वोल्टेज भी ज़ीरो, जहाँ चार्ज मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम। तो वोल्टेज और चार्ज जो है वो इन फेज है, वोल्टेज एंड चार्ज आर इन फेज, ये वोल्टेज है ये चार्ज है, चार्ज आर इन फेज। लेकिन चूंकि क्यू टी कर्व जो है वो स्लोप जो है उसका वो करंट की वैल्यू देता है, चूंकि इसका मतलब जहाँ चार्ज जीरो होगा वहाँ करंट मैक्सिमम होगा, जहाँ चार्ज मैक्सिमम वहाँ करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जहाँ जो है वो चार्ज अगेन जीरो है वहाँ करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ पर जो है वो फिर से चार्ज को हमने देखना है। ठीक है जी, सो अब देखें चार्ज यहाँ आके मैक्सिमम हुआ, करंट यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, और फिर चार्ज जीरो हुआ, करंट यहाँ मैक्सिमम हो गया। तो ये डॉट्स बना के जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो इजीली ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है कि फर्स्ट डायग्राम जो थी वो तो इजी ड्रॉ करना थी, अब सेकंड इसमें जो है वो ये आपकी आ जाएगी डायग्राम। और जो करंट है वो हमने किसको देख कर ड्रॉ करना है, चार्ज वाले कर्व को, और जहाँ चार्ज जीरो वहाँ करंट मैक्सिमम आ जाएगा, जहाँ चार्ज मैक्सिमम होगा वहाँ करंट जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज थ्रू अ सर्किट, करंट लीड्स अप्लाई वोल्टेज कितने एंगल से, पाई पाई बाय टू एंगल से उसको लीड करता है। इसका मतलब ये हुआ इनकी जो फेज डायग्राम है वो तो ये आ गई, ये फेज डायग्राम है। अब वेक्टर डायग्राम जो है हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, चूंकि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है हमने इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि हम कहते हैं आई इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हम कह सकते हैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, और करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा कितने एंगल से, π/2 एंगल से। सो ये जो है बेटा इसकी फेज डायग्राम, और सॉरी वेक्टर डायग्राम, ये वेक्टर डायग्राम है, और ऊपर वाली जो है वो कौन सी है, फेज डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इसमें हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखें जो हमारे पास सिंपल सर्किट थे, यानी डीसी सर्किट से, जो चैप्टर नंबर 13 में पढ़े थे, वो थे जिसमें ना हम देखते थे कि रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो सिंपल सर्किट हमने पढ़े थे, और उसमें जो है वो उसको नाम रेजिस्टेंस देखते थे। मतलब हम कहते थे कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट जो है इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर उसका नाम सिर्फ डिफरेंट है, बाकी डेफिनेशन वगैरह सेम है। जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के जितने भी सर्किट्स हैं उसमें जो है वो हम रेजिस्टेंस को कहते हैं रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस को नाम क्या देते हैं, रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। उसको कहेंगे रिएक्टेंस मीन हाउ द कैपेसिटर रिएक्ट टू अल्टरनेटिंग करंट। सो बाकी वही फॉर्मूला है, बस उस वहाँ आर से रिप्रेजेंट करते थे रेजिस्टेंस को, यहाँ एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स सी जो है यहाँ लिखा है उसका मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को ऑफर करता है वो होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो जितनी भी आगे सर्किट्स आएंगे वहाँ पर जो है अल्टरनेटिंग करंट के, वहाँ पर अब हम सिंपल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ आरएमएस वैल्यूज यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, ये हमारे पास वैसे पैसे सिंपल हम कहते थे वी ओवर आई इज इक्वल टू आर, अब हम कहेंगे वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये एक फॉर्मूला, लेकिन ये कौन सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है। So where VRMS is the RMS values of alternating current and voltage, और IRMS RMS वैल्यू ऑफ करंट है। इसका जो यूनिट है ज़ाहिर है ओहम का, ओहम ही होगा, चूँकि ये रेजिस्टेंस है, सिर्फ नाम ही हमने चेंज किया है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इसका फॉर्मूला वही V ओवर आई, लेकिन हमने वैल्यूज़ कौन सी यूज़ करनी है, आरएमएस वैल्यूज़, और यूनिट ऑफ रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है, ओहम। एक और फॉर्मूला है इसको यहाँ पर जो है फाइंड करने का, एक तो है सिंपल V ओवर आई ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाता है। एक है जो है वो बाय एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिड्यूस किया हुआ है, एक्स सी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस जो है। सो एक्स सी जो है वो 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल होता है। यहाँ सी क्या है, कैपेसिटेंस, तो एक्स सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो 2 पाई एफ सी के इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है। व्हाट डज इट मीन, अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे उतनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, यानी उतना कैपेसिटर कम रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा। जितनी लो फ्रीक्वेंसी वाले जो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे उतनी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ये जो है बेटा आपने याद रखना है। सिंपल है कि एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो कम रिएक्टेंस देगा, और अगर हम लो फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ करेंगे तो कैपेसिटर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ज़्यादा रिएक्टेंस। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो इस रेजिस्टेंस के वर्ड को क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंस बोल रहे हैं। साथ साथ बेटा आप लोगों ने इनको अच्छे से रिवाइज ज़रूर करना है, और चूँकि मैंने कहा था जैसे ये टॉपिक एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। अभी हमने बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर और कैपेसिटर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है इनका बिहेवियर इंडक्टर में आएगा, फिर हम इनके कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, आर सी और आर एल सी सर्किट भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जो भी हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।